हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप सभी का आयुर्वेद की फील्ड में स्वागत करता हूं, ठीक है। और आज हमारी सुश्री 2.0 की पहली क्लास है ना। तो आपका मैं हमारी जो कोचिंग है आयुर्वेदा विंग्स कोचिंग, इस पे भी मैं स्वागत करता हूँ, ठीक है। तो आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है और पहले लेक्चर में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम आयुर्वेद की बेसिक्स को देखेंगे, ठीक है। आज हम देखेंगे कि आयुर्वेद जो होता है इसका मतलब क्या होता है, आयुर्वेद की परिभाषा को हम देखेंगे, आयुर्वेद के प्रयोजन को देखेंगे, यानी कि आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, ठीक है। आयुर्वेद का एम क्या है उसे हम देखेंगे, ठीक है। और अगर आप आयुर्वेदा के स्टूडेंट हो, बीएमएस के स्टूडेंट हो, और अगर आप आचार्य चरक को नहीं जानते हो, आचार्य सुश्रुत को नहीं जानते हो, भगवान धन्वंतरि जी को नहीं जानते हो, वाग्भट जी को नहीं जानते हो, तो आपका बीएमएस का स्टूडेंट होना एक प्रकार से धिक्कार है, ठीक है। तो आज हम उन आचार्यों के बारे में बात करेंगे। एकदम शॉर्ट में आपको मैं आयुर्वेद के जितने भी मेन आचार्य है उनसे मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। साथ में आयुर्वेदा को रेगुलेट करने वाली कौन सी बॉडी है तो उसके बारे में मैं आपको आज नॉलेज दे दूंगा। यानी कि आप कॉलेज में जाने से पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि आखिरकार इस आयुर्वेद का मतलब क्या होता है। आपने बीएमएस में एडमिशन लिया, आपने आयुर्वेद के फील्ड में एडमिशन लिया, और आप अगर आयुर्वेद को ही नहीं जानते हैं, ठीक है, आयुर्वेद के मतलब को ही नहीं जानते हैं, तो आपका फिर आयुर्वेदा का स्टूडेंट होने से कोई मतलब नहीं, मतलब धिक्कार एक प्रकार से, ठीक है। क्योंकि देखो, जब आप कॉलेज में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई आपसे सवाल पूछ लेगा कि आयुर्वेद का मतलब क्या होता है, ठीक है। आयुर्वेद के प्रयोजन से आपसे कोई ना कोई सवाल पूछ लेगा, ठीक है, यानी कि आयुर्वेद का मेन उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट है, आयुर्वेदा विंग्स के जितने भी स्टूडेंट है, वो अलग झलकना चाहिए, ठीक है। बाकी सब स्टूडेंट से अलग झलकना चाहिए कि हाँ, हमें पता है आयुर्वेद का मतलब क्या होता है, आयुर्वेद का क्या प्रयोजन है, ठीक है। आयुर्वेद में मेन आचार्य कौन कौन से है, ठीक है। आयुर्वेद को रेगुलेट करने वाली, यानी कि बीएमएस जो कोर्स है उसको रेगुलेट करने वाली कौन सी बॉडी है। तो आज हम डिटेल में पूरा जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो बेसिक्स पर रहने वाला है, ठीक है। और आज आप जिस जिस एनर्जी से इस लेक्चर को आप देखने के लिए बैठे हैं, तो इसी ऐसी ही एनर्जी आपकी पूरी साल भर रहना चाहिए। क्योंकि मेरे को पता है अभी आप काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, है ना। लेक्चर के लिए भी आज कई सारे लोग एक्साइटेड होंगे, मतलब रहे होंगे, ठीक है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया था कि 5 बजे मैं आपको लेक्चर दे दूंगा, लेकिन कुछ कारणवश मेरे को कुछ अर्जेंट काम आ गया था, तो मैं लेक्चर शूट नहीं कर पाया। तो अभी मैं रात में लगभग 3:30 के 4 बज रहे हैं अभी, ठीक है। तो 4 बजे मैं भी आप सभी के लिए लेक्चर को शूट कर रहा हूँ, तो लगभग मैं 1 घंटे में इस लेक्चर को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी कई सारे स्टूडेंट एक्साइटेड है, तो ऐसी एक्साइटमेंट आपको साल भर तक रखनी है ना। मतलब आपकी जब तक फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आपको ये एक्साइटमेंट रखना है। आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ उसी दिन आपको उस लेक्चर को क्या कर लेना है, 1 घंटा देना है मेरे को, आपको लेक्चर को देख लेना है, साथ में लेक्चर के नोट्स जो उसे आप रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक है मेरे साथ साथ पूरा कवर होते जाएगा, आपका बैकलॉग कवर नहीं, आपका बैकलॉग इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है। तो जो मैं लेक्चर देता हूँ उसी दिन आप उसे देख लो, नोट्स को रिवाइज कर लो, तो आपके जो कॉलेज में टेस्ट होंगे, आपके जो टर्म टेस्ट होंगे, है ना, तो उसमें आप काफी बेहतर करेंगे। आपके जितने भी दोस्त रहेंगे वहां से, उनसे तो काफी बेहतर आप करेंगे, ठीक है। तो और आपको डिमोटिवेशन भी नहीं फील होगा, क्योंकि देखो आयुर्वेद में स्टूडेंट्स कब आता है, जब उसे एमबीबीएस नहीं मिलता है, यानी कि जब वो नीट की तैयारी करता है, उसका मेन एम क्या होता है कि मेरे को एमबीबीएस करना है, लेकिन किसी कारणवश एमबीबीएस नहीं मिल पाता है, और इस साल तो कट ऑफ भी हाई रही है, ठीक है। तो कई सारे स्टूडेंट जो ये उम्मीद लगाकर बैठे थे, जिनके 500 के आसपास मार्क्स थे कि मेरे को एमबीबीएस मिल जाएगा, लेकिन उन्हें भी इस साल एमबीबीएस नहीं मिला। तो वो तो काफी ज्यादा क्या है, डिप्रेस्ड है अभी। और आयुर्वेद में आएंगे और ऐसी हिंदी जैसे, है ना, ऐसे संस्कृत जैसी चीजें देखेंगे, है ना, संस्कृत के इस तरह से श्लोकास देखेंगे, इस तरह से श्लोकास देखेंगे तो और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे। लेकिन जो आयुर्वेदा विंग्स का स्टूडेंट है उसको तो डिप्रेशन का टाइम ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऐसा कंटेंट दूंगा, डेली डेली आपको मैं इतना कंटेंट दे दूंगा कि आपके पास डिप्रेशन जैसी कोई चीज होगी नहीं। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप मेरे लेक्चर को फॉलो करेंगे तो आपको आयुर्वेद से प्यार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मेरे को सिर्फ 1 घंटा देना है, ठीक है।
मेरा जितने मिनट का लेक्चर है उस लेक्चर को आपको कवर करना है, लेक्चर के नोट्स को कवर करना है, ठीक है। तो आपको डिप्रेशन होगा ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि मैं सारी चीजें एकदम कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूँ। आज तो एकदम बेसिक लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो आज हो सकता है आपको इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा, लेकिन जब हम मेन मेन चीज में हम इंटर करेंगे, मेन आयुर्वेद में जब हम इंटर करेंगे तो आपको काफी ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। हालांकि ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। जब बेसिकों की देखो, मेरा मेन एम ये है कि मैं जो भी चालू करूँ एकदम बेसिक से चालू करूँ। एक प्रकार से आज हमारा जो लेक्चर है वो आयुर्वेद की क्या है, आयुर्वेद की एबीसीडी है। मतलब आज हम जो देखेंगे, ठीक है, कल हम पढ़ेंगे, कल हम बेसिक्स फंडामेंटल्स जो होते हैं आयुर्वेद के वो हम देखेंगे, ठीक है। यानी कि जितने बेसिक्स होते हैं, आप जब कॉलेज में जाएंगे तो आप बार बार वात पित्त कफ पंच महाभूत इनके बारे में खूब सुनेंगे। तो मैं आपका ये जो कॉन्सेप्ट है कि वात क्या होता है, पित्त क्या होता है, कफ क्या होता है, पंच महाभूत क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो वात पित्त कफ जो त्रिदोष होते हैं इनका क्या कार्य होता है, तो ये मैं आपको पूरा आपका एक बेस बना दूंगा। एक प्रकार से जब आप घर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं पता है, एक नींव तैयार करते हैं ना, नींव तैयार करते हैं, नींव मतलब समझते हो कालम जो होते हैं, है ना, गड्ढे खोदते हैं फिर नींव तैयार करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से मैं आपका अभी आयुर्वेद में बेस बना रहा हूँ। जब आपका बेस बन जाएगा, देखते हैं ना घर का जब नींव अच्छी रहती है ना तो उस पर आप कितने मंजिल चढ़ा दो उस घर को, वो हिलेगा नहीं। तो वैसे ही मैं आपका आयुर्वेद का बेस बना रहा हूँ। जब आपका आयुर्वेद का बेस बन जाएगा तो आप फिर फोर फोर मतलब आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, आपके कॉलेज के टेस्ट हो, टर्म टेस्ट हो, ठीक है, फोर क्या हो गए, ठीक। तो चलिए, अब बहुत ज्यादा मैंने बात कर ली आपके आपसे, ठीक है। तो चलिए अब हम हमारा जो टॉपिक है उसे हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आयुर्वेद का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये जो आयुर्वेद शब्द जो है ये एक तरह का संस्कृत शब्द है। अब आयुर्वेद आपने लिया है ना, और आप सभी को पता है आयुर्वेदा जो है काफी पुरानी चिकित्सा पद्धति है ना, लगभग लगभग 5,000 साल, 5,000 साल, कितने, लगभग 5,000 साल पुरानी आयुर्वेदा जो है वो चिकित्सा पद्धति है। और आप सभी को पता है पहले तो जितने भी ग्रंथ लिखे गए, मतलब पहले जो भाषा होती थी वो कौन सी भाषा चलती थी इंडिया में, वो संस्कृत भाषा चलती थी। तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी ग्रंथ लिखे गए आयुर्वेद के वो संस्कृत में लिखे गए हैं, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि आयुर्वेदा में आपको हर एक सब्जेक्ट में श्लोका से याद करना होगा, चरक संहिता में आपको श्लोका से याद करना होगा, रचना में, क्रिया में, यानी कि हर सब्जेक्ट में आपको आयुर्वेदा वाले उसमें आपको श्लोका से याद करना होगा, जो जो इंपॉर्टेंट श्लोका से। तो मैं आपको बताते चलूंगा कि कौन से श्लोक आपको याद करना है, कौन से श्लोक आपको याद नहीं करना है। अभी कई सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के होंगे, है ना, तो जिनको श्लोक याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, हिंदी लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, हिंदी पढ़ने में भी दिक्कत होगी। कैसे लोगों को, हाँ, हिंदी पढ़ने में भी दिक्कत होती है जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, क्योंकि उनकी 10वीं तक वो पढ़ते हैं हिंदी, उसके बाद 11th-12th में हिंदी को छूते भी नहीं है। तो उनकी जो हैबिट होती है वो हिंदी पढ़ने की, हिंदी लिखने की, वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, हट जाती है, ठीक है, हैबिट नहीं रहती है मतलब। तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी शुरुआत में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगी, लेकिन आपको आदत हो जाएगी। और मैं सच बोल रहा हूँ, जो इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट होता है वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट से काफी अच्छा कर जाता है, ठीक है। ये मैं मतलब ये मैंने देखा है, जो इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट होता है वो हिंदी में इतना परफेक्ट हो जाता है, हिंदी मीडियम वाले से भी परफेक्ट हो जाता है। तो आपको बस थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, तो आप काफी बेहतर कर पाएंगे। मैं खुद भी एक इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन आज आप देख सकते हैं काफी बेहतर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आयुर्वेद जो है ना, एक तरह की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है, लगभग 5,000 साल पुरानी है। तो यहाँ पर सारे ग्रंथ जो वो किस में लिखे गए, संस्कृत में लिखे गए। इनके जो शब्द वो भी किस में आपको देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम संस्कृत में देखने को मिलेंगे। तो जो आयुर्वेदा शब्द जो है ये भी एक तरह का है संस्कृत शब्द है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद एक तरह का संस्कृत शब्द है, और ये किससे मिलकर बना हुआ है, आयु प्लस वेद से मिलकर बना हुआ है, आयु धन वेद से मिलकर बना हुआ है। जहां पर आयु की बात करते हैं तो आयु का मतलब क्या होता है, आयु का मतलब लाइफ, ठीक है। अगर मैं आपकी भाषा में बोलूं, अभी मैं आपकी भाषा में ही बात करूंगा, अगर मैं आयुर्वेद की भाषा में बात करने लग गया तो आयु की परिभाषा में अगर आपको बताऊं तो आयुर्वेद में आपको आयु की परिभाषा कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोग धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय उच्यते।
ठीक है, ये आयु की परिभाषा है, किसके अकॉर्डिंग? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। मतलब शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इनके संयोग को क्या कहते हैं? इसके संयोग को हम क्या कहते हैं? आयु कहते हैं। तो हम डिटेल में जब हम पदार्थ विज्ञान का पहला चैप्टर जो कि आयुर्वेद निरूपण, तो वहां पर आयुर्वेद की परिभाषा को और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आयु क्या होती है उसको और ज्यादा डिटेल देखेंगे। आयु के प्रकार, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, ये आयु के क्या है? प्रकार है। 4 प्रकार की आयु बताई गई है, तो इसको और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। क्योंकि आज हमारा बेसिक लेक्चर है, अगर मैं इस तरह से बात करने लग जाऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और अभी कई सारे लोग क्या होंगे? चले गए होंगे। अभी 5-10 मिनट हुए ना मेरे को, कई सारे लोग तो लेक्चर बंद करके चले गए होंगे। क्या यार, क्या आयुर्वेद पढ़ना पड़ रहा है, क्या हिंदी पढ़ना पड़ रही है, क्या संस्कृत पढ़ना पड़ रहा है, श्लोक पढ़ना पड़ रहे हैं, है ना? कई सारे स्टूडेंट चले गए होंगे। चलो हटाओ यार, अब चिल मारते हैं, जब कॉलेज स्टार्ट होगी तब देखेंगे। तो ये गलती आप मत करना, जो यहाँ तक देख लिया है वो ये गलती मत करना, क्योंकि आज के इस लेक्चर में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा आयुर्वेद के बेसिक्स को लेकर। ठीक है, तो अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयु प्लस वेद से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो आयु की बात करते हैं तो आयु का मतलब क्या होता है? लाइफ। अगर मैं आपकी भाषा में बोलूँ तो हम क्या बोल सकते हैं? इसे जीवन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसे हम जीवन बोल सकते हैं। ठीक है, और वेद, वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है नॉलेज। वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है नॉलेज। तो आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद इज दैट साइंस विच डील्स विद द नॉलेज ऑफ लाइफ। आयुर्वेद वह शास्त्र है, आयुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें आपको किसका ज्ञान मिलता है? आयु का ज्ञान मिलता है। मतलब जिस शास्त्र में आयु का ज्ञान मिले उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, आयु, आयु को अगर आपकी भाषा में बोले तो क्या हो जाएगा? जीवन हो जाएगा। और आयुर्वेद की भाषा में तो मैंने आपको बताई, तो वो आप अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आप थोड़ा सा उसके लिए रुकिए, आपको मैं डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, एक्सप्लोर करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों बोला है। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगस्य अनुबंधस्य पर्याय रुच्यते, तो ऐसा क्यों बोला उसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। लेकिन उसके लिए उस एपिसोड में जाने के लिए थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, चलिए, तो हम अगर आयुर्वेद की एक सिंपल डेफिनेशन बोले, ठीक है, तो जिस शास्त्र में आपको आयु का ज्ञान मिले उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। तो देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपसे कोई बोलता है कि आयुर्वेद का मतलब बताइए, तो आप क्या बोलना? आयुर्वेद शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आयु और वेद। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है कि जिस शास्त्र में आयु का ज्ञान मिले, द साइंस विच डील्स विद द नॉलेज ऑफ लाइफ इज नोन एज आयुर्वेदा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आयुर्वेदा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयुर्वेदा जो है सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेदा इज एन एंशिएंट मेडिसिन सिस्टम ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इट इज सेड टू हैव ओरिजिनेट इन इंडिया अबाउट 5000 ईयर एगो, लगभग 5000 साल पुरानी। देखो आप कितनी पुरानी चिकित्सा पद्धति है, लेकिन फिर भी आज आयुर्वेद का यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत दम है आयुर्वेद में। मतलब अगर इसकी चिकित्सा कोई अच्छे से सीख जाए आयुर्वेद की, है ना, और आयुर्वेद की चिकित्सा जो है किसके इर्द गिर्द है? त्रिदोष के इर्द गिर्द। किसके इर्द गिर्द है? त्रिदोष। आप जब कॉलेज में जाएंगे तो आप वात हो गया, है ना, पित्त हो गया, कफ हो गया, इसके बारे में आप खूब सुनेंगे, वात पित्त कफ। ठीक है, अब ये क्या होता है तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। जब मैं आपको क्या बताऊंगा, पढ़ाऊंगा बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदा पढ़ाऊंगा। बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदा में क्या हो जाता है? त्रिदोष यानी कि वात पित्त कफ आ जाता है। इसके अलावा धातु आ जाती है, मल और अग्नि। ये सब क्या है? दिस ऑल आर द बेसिक फंडामेंटल ऑफ आयुर्वेदा। तो जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा यही रहने वाला है कि वात क्या होता है, पित्त क्या होता है, कफ क्या होता है ना, पंच महाभूत से इनका क्या रिलेशन है। ठीक है, धातु क्या होती है, मल क्या होता है, अग्नि क्या होता है, सारी चीज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। जैसे कि आज मैंने आपको बोला कि आज हमारा जो लेक्चर है वो एकदम बेसिक है, जो कि किस पर है? बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा पर है। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि यह आयुर्वेदा जो है वो 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है। ठीक है, और आयुर्वेद की चिकित्सा है वो त्रिदोष यानी वात पित्त कफ वगैरह इसके इर्द गिर्द होती है। अगर ये बैलेंस कंडीशन में होते तो आप हेल्दी होते हैं। अगर ये अनबैलेंस हो जाते हैं तो आपको किसी न किसी प्रकार का रोग हो जाता है। तो आयुर्वेदा में फिर ऐसी चिकित्सा की जाती है, ऐसा आहार विहार दिया जाता है कि ये तीनों चीज क्या आ जाए? बैलेंस कंडीशन में आ जाए। तो जिसको जिसको अगर मान लो
जो इस कॉन्सेप्ट को समझ गया कि इनको कैसे बैलेंस करना है ना, वात पित्त कफ को, अग्नि को, मल को, इनको धातुओं को, इनको कैसे बैलेंस करना है, जिसको ये चीज आ गई तो वो आयुर्वेद का सबसे सफल चिकित्सक बनकर निकलेगा। ठीक है। और आप देखो सोचो 5000 साल पुरानी है, लेकिन फिर भी आज आयुर्वेद की चिकित्सा से हम इलाज कर रहे हैं और लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और जब से कोविड हुआ था, है ना, कोविड के बाद लोगों का आयुर्वेद पर काफी ज्यादा फेथ बढ़ा है, काफी ज्यादा ट्रस्ट बढ़ा है। आपने भी देखा होगा कई सारे लोगों ने खूब काढ़ा पिया था। तो काढ़ा क्या है? जड़ी बूटी से बना हुआ वो चीज है, वो एक प्रकार से वो क्या है, आयुर्वेद की मेडिसिन है। ठीक है। तो देखा होगा आपने कोविड के बाद आयुर्वेद में लोगों का खूब ट्रस्ट बढ़ा है, खूब फेथ बढ़ा है। ठीक है। और कट ऑफ भी कहीं ना कहीं इसी कारण बढ़ी है। कोविड के बाद आप देखना बीएमएस कट ऑफ कितनी ज्यादा बढ़ी है। पहले मतलब क्या, सीट खाली रह जाती थी, लेकिन अब लोगों में काफी ज्यादा फेथ बढ़ा है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इतनी पुरानी चिकित्सा पद्धति होने के बावजूद आज दम रख रही है। मतलब ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं, आज हम इलाज कर रहे हैं और लोगों को इससे बेनिफिट भी मिल रहा है। ठीक है। चलिए, द वर्ल्ड आयुर्वेदा इज अ कॉन्जुगेशन ऑफ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक तरह का संस्कृत वर्ड है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आयु जिसका मतलब क्या होता है, लाइफ, और दूसरा वर्ड कौन सा है, वेद, जिसका मतलब होता है साइंस। दस आयुर्वेदा लिटरली मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ, या द साइंस विच डील्स विद द नॉलेज ऑफ लाइफ। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं अबाउट आयुर्वेदा। अनलाइक अदर मेडिसिन सिस्टम, आयुर्वेदा फोकस, देखो अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर हम एक प्रकार से आयुर्वेद के प्रयोजन देख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, आयुर्वेद का प्रयोजन, या हम क्या देख रहे हैं, आयुर्वेद का एम देख रहे हैं। ठीक है। तो आयुर्वेद के दो ही प्रयोजन है, आयुर्वेद के दो उद्देश्य है, आयुर्वेद के दो उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, है ना, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। और दूसरा जाएगा आतुरस्य विकार प्रशमनम च, और जो रोगी हो गया है उसके भी रोगों को दूर करना। तो आयुर्वेद के दो ही प्रयोजन है। पहला प्रयोजन क्या है, पहला प्रयोजन है स्वस्थ व्यक्ति के, है ना, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की क्या करना, रक्षा करना। मतलब आपका जो आयुर्वेद है इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब आयुर्वेद ये बोलता है कि आप बीमार ही मत हो, मतलब आप अपने शरीर का कुछ इस तरह से ध्यान रखो, ऐसा आप आहार विहार लो, पथ्य आहार विहार लो, ताकि आपकी बॉडी क्या हो, बीमारी ना हो, आपको किसी किसी प्रकार का रोग ही ना हो। मतलब बाकी सब चिकित्सा पद्धति जो होती है वो क्या करती है, आपको अगर मान लो रोग हो गए हैं तो उस रोग को दूर करती है। लेकिन आयुर्वेद एक तरह की ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि अगर आपको रोग हो गया है तो उसे दूर तो करती है, लेकिन उससे पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब आयुर्वेद का मेन उद्देश्य जो है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब आपको बीमारी नहीं होना है, आपको क्या करना है, अपने शरीर का ध्यान रखना है, आपको पथ्य आहार विहार लेना है। इसलिए आप देखना आयुर्वेद में हम आहार के बारे में देखेंगे, है ना, आपको कौन सा आहार लेना चाहिए, कौन सा आहार नहीं लेना चाहिए, कौन सा आहार आपके लिए विरुद्ध है, कौन सी ऋतु में कौन सा आहार लेना चाहिए, किस रोग में कौन सा आहार लेना चाहिए। तो यहाँ पर आयुर्वेद का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आप बीमार हो ही मत, आप पहले ही अपनी बॉडी के साथ प्रिवेंशन रखो, पथ्य आहार विहार लेकर। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर वही चीज आप लिख हुई है, अनलाइक अदर मेडिसिनल सिस्टम Ayurveda focuses more on healthy living than the treatment of disease। जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि आयुर्वेद का पहला ही प्रयोजन क्या है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। यानी कि आयुर्वेद जो होता है वो सबसे ज्यादा किस पर फोकस करता है, फोकसेस मोर ऑन द हेल्दी लिविंग, यानी कि आप स्वस्थ ही रहो, आप क्या रहो, स्वस्थ ही रहो। और स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या करना है, आपकी बॉडी का ध्यान रखना है, आपको कौन सा आहार लेना चाहिए, ऋतु के आहार कौन सा आहार विहार आपको लेना चाहिए। ठीक है। तो उसका आपको ध्यान रखना है, मतलब आपको पथ्य आहार लेना है। अगर आप पथ्य आहार लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो मोर फोकस जो होता है वो किस पर करता है, आयुर्वेद हेल्दी लिविंग पर करता है, हेल्दी लिविंग देन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। ठीक है। अगर आपको रोग हो गए तो ऑब्वियस सी बात है उसका भी इलाज है आयुर्वेद में, लेकिन पहला जो मेन फोकस करता है वो किस पर करता है,
हेल्दी लिविंग पर, यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, द मेन पर्पज ऑफ आयुर्वेदा इज दैट इट पर्सनलाइज द हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आयुर्वेद का जो पहला उद्देश्य क्या है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और अगर मान लो किसी को रोग भी हो गया है तो उसको रोगों को भी दूर करना, आतुरस विकार प्रशमनम च। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर, अब देखिए, अब यहाँ पर आयुर्वेद की परिभाषा बताई गई है। ठीक है, तो आपको आयुर्वेद की परिभाषा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी कि आयुर्वेद आखिरकार है क्या, आयुर्वेद आखिरकार है क्या। तो उसके लिए यहाँ पर श्लोक दिया गया है, तो आप श्लोक को देखिए। अब यह श्लोक इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये श्लोक इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। ये इस श्लोक से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। आयुर्वेद की परिभाषा बताइए, है ना, आयुर्वेद की परिभाषा बताइए, तो इस पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर देखिए श्लोक क्या बोला है यहाँ पर, हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। यानी कि आयुर्वेद जो होता है, आयुर्वेद जो है, हम उस शास्त्र को बोलेंगे जिस शास्त्र में किनकी बात की गई हो, हित आयु की बात की गई हो। किसकी बात की गई हो, जिस शास्त्र में हित आयु की बात की गई हो, है ना, अहित आयु की बात की गई हो, है ना, दुख आयु की बात की गई हो, दुख आयु की बात की गई हो, और किसकी बात की गई हो, सुख आयु की बात की गई हो। साथ में इन आयु के मान, इन आयु के मान, यानी कि अगर आपको अगर मान लो कोई रोगी है तो उसकी आयु कितनी रहेगी, अगर कोई स्वस्थ है तो उसकी आयु कितनी रहेगी, यानी कि कितने समय तक व्यक्ति जीवित रहेगा। जिस शास्त्र में इन सारी चीजों की बात की गई है उसे हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, आयुर्वेद आयुर्वेद कई लोग ये मानते हैं कि चरक संहिता जो उसे आयुर्वेद मान लेते हैं, सुश्रुत संहिता जो उसे आयुर्वेद मान लेते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। मतलब जिस भी शास्त्र में इसकी बात की गई है, किसकी बात की गई है, हित आयु की, अहित आयु की, सुख आयु की, दुख आयु की। अब आप बोलेंगे सर ये हित आयु क्या होती है, अहित आयु क्या होती है, दुख आयु क्या होती है, सुख आयु क्या होती है। तो ये हम डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब हम आयुर्वेद निरूपण का चैप्टर देखेंगे, वहां पर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, इस श्लोक को एकदम खोल के बताऊंगा। कि अभी मैंने आपको बोला कि हमारा जो बेसिक लेक्चर ही है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एकदम इसको खोल के बताने लग जाऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है। ठीक है, आपको श्लोक पढ़ने, आपको श्लोक पढ़ते भी नहीं आते, सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिनको श्लोक भी नहीं पढ़ते आएगा, और अगर मैं इसको आपको डिटेल में समझाने लग जाऊंगा तो कई सारे लोगों को फिर एकदम ऊपर से जाएगा। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। यानी कि जिस शास्त्र में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, और साथ में इन आयु के मान का, यानी कि किसकी आयु कितनी होगी, अगर मान लो कोई स्वस्थ है तो उसकी आयु कितनी रहेगी, कितने समय तक जीवित रहेगा, अगर मान लो कोई रोगी है वो कितने समय तक जीवित रहेगा। तो जिसमें इनकी बात की गई है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। अभी मैं आपको शॉर्ट टर्म बताता हूँ, हित आयु का मतलब क्या होता है। हित आयु मतलब एक तरह की ऐसी आयु जो आपके लिए क्या हो, कल्याणकारी हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई दानी व्यक्ति है, ठीक है, मतलब बार बार कोई दान दे रहा हो, ठीक है, कोई मतलब बार बार कोई दान दे रहा हो, मतलब हित आयु किसकी होती है, जो दानवीर होता है, जो सत्यवान होता है, जो वृद्धों की सेवा करता है, पूज्य लोगों की पूजा करता है, ठीक है, तो जो ये सारे कार्य करता है तो उसकी कौन सी आयु होती है, उसकी हित आयु होती है। ठीक है, ये हित आयु के लक्षण है। इसके ठीक विपरीत लक्षण किसके होंगे, अहित आयु के होंगे। अगर मैं सुख आयु की बात करता हूँ, जो एकदम बलवान हो, है ना, जो पराक्रम हो, है ना, जिसके पास धन धन वगैरह हो, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका सुख आयु में आ जाएगा। ठीक है, और इसके जस्ट विपरीत क्या हो जाएगा, दुख आयु हो जाएगी। ठीक है, तो जिसमें अभी ये देखो, अभी मैं यहाँ पर जानबूझ के मैं आपको हित आयु अहित आयु को खोल ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। बस आप इतना समझ लो, आप ध्यान में रखो इतना कि जिस शास्त्र में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु तथा इन आयु के मान का वर्णन किया गया है, उस शास्त्र को हम क्या कहते हैं, उस शास्त्र को हम आयुर्वेद कहते हैं, है ना। तो देखिए आप यहाँ पर, जिस शास्त्र में 4 प्रकार की आयु होती है, मैंने आपको बताया था ना, आयु मतलब क्या होता है, आयु का मतलब जीवन, ठीक है, आयु का मतलब जीवन। अब इस आयु का आयुर्वेद में परिभाषा जो हम आगे देखेंगे, जब हम क्या देखेंगे, आयुर्वेद निरूपण पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, जिस शास्त्र में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु
एवं इस आयु के लिए कौन सा हितकर और अहितकर आहार है। ठीक है, यानी कि इस आयु के लिए कौन सा आहार हितकर है, कौन सा आहार अहितकर है। ठीक है, और साथ में इस आयु के मान का वर्णन किया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। यानी कि कौन व्यक्ति कितने समय तक जीवित रहेगा, जिसमें इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, आयु का वर्णन किया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, तो ये तो चरक चरक के अनुसार डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद देखिए, आप वही चीज मैं इंग्लिश में भी लेकर आया हूँ। तो जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहा है, ठीक है, जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहा है, तो 2.0 की जो क्लासेस है, यानी कि जो न्यू बैच है, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अगर आप में से कोई न्यू स्टूडेंट है, 2024 बैच का स्टूडेंट है, तो आप आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो आप जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको कोर्स मिलेगा सुश्रुत 2.0। ठीक है, तो आप जैसे ही उस कोर्स में इनरोल करते हैं, तो आपको वहां पर डेली रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। वहां पर मैंने टर्म 1 तक का पूरा शेड्यूल अपलोड कर दिया है, तो आप जाइए, वहां पर कुछ आपको डेमो वीडियोस मिल जाएगी, तो आप जाइए, देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से हमारे यहाँ पर क्लासेस होती है। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट है वो सुश्रुत 2.0 में इनरोल कीजिए, और जो पुराना स्टूडेंट है, यानी कि 23 बैच का है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप पीएमएस फर्स्ट ऑफ कंप्लीट कोर्स में इनरोल कीजिए। ठीक है, चलिए, तो मैं वहां पर हिंदी में भी नोट देता हूँ, वही सेम चीज मैं इंग्लिश में भी लेकर आता हूँ। क्योंकि ये बेसिक लेक्चर है, तो यहाँ पर मैंने ज्यादा हिंदी इंग्लिश में मतलब जो हिंदी में ज्यादा मैंने कंटेंट दिया। क्यों, बेसिक है, अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे, आप अपना लेक्चर देख लो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ये वही चीज इंग्लिश में भी लेकर आया था मैं। अब देखिए, यहाँ पर आयुर्वेद की परिभाषा है, तो यहाँ पर सुश्रुत के अनुसार आपको परिभाषा कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगी। आयुर्वेद शब्द जो कि मैंने आपको बता दिया है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, एक तो आयु, दूसरा क्या हो जाएगा, वेद। आयु का अर्थ होता है जीवन, और वेद का अर्थ होता है क्या, ज्ञान। यानी कि जिस शास्त्र में क्या हो, जिस शास्त्र में आयु का ज्ञान मिले, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, चलिए, इसका आपको श्लोक कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक श्लोक कहता है, यहाँ पर मैं लगाना भूल के, आयुर्स्मिन विद्यते अनेन व आयुर्विंदति इत्य आयुर्वेद। ठीक है, तो ये श्लोक इसका है। तो हम आयुर्वेद निरूपण उसको कवर कर देंगे, टेंशन मत लो आप। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने आयुर्वेद की परिभाषा देखी। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आयु और वेद। यानी कि जिस शास्त्र में आपको किसका ज्ञान मिले, आयु का ज्ञान मिले, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा देखें, तो जिस शास्त्र में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु तथा इन आयु के मान का वर्णन किया गया है, ठीक है, तथा इन आयु के लिए हितकर और अहितकर आहार का वर्णन किया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, हिता हितम सुखम दुखम आश्रितस्य मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो जब कहाँ पर पूछेगा, पदार्थ विज्ञान में पूछेगा। ठीक है, 5 नंबर में जब हम मेन सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो वहाँ पर फिर से हम इन चीजों को देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा ना। अभी क्या पहली क्लास है, और सारी चीजें हिंदी हिंदी में देखने को मिल रही, संस्कृत में देखने को मिल रही, तो थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, मानता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आपको नॉलेज हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी। ठीक, चलिए, अब आयुर्वेद के कुछ समानार्थक शब्द है। आयुर्वेद को शाखा भी बोल देते हैं, है ना। शाखा क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो 4 प्रकार के वेद है, आप सभी को पता है, चार चार वेद है ना। कौन कौन से 4 वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद। तो अगर हम किसकी बात करते हैं, अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं, तो आयुर्वेद जो है किसका उपवेद माना गया है, आयुर्वेद जो है ये अथर्ववेद का, ये याद कर लो आप। ठीक है, आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना गया है। ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, शाखा बोलते हैं। अब यहाँ पर विद्या, विद्या ये गलत लिखा हुआ, विद्या कुछ इस प्रकार से लिखना है इसको आप नोट्स में। ठीक है, अगर आप लिख रहे हो तो इस प्रकार से लिखना विद्या। ठीक, सूत्र भी बोलते हैं, ज्ञान भी बोलते हैं, शास्त्र भी बोलते हैं, लक्षण भी बोलते हैं, तंत्र, ये सब क्या है, आयुर्वेद के समानार्थी शब्द है। ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं आयुर्वेद का प्रयोजन। मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद के मुख्य 2 एम है। पहला एम क्या है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा एम, अगर मान लो कोई रोगी भी हो गया है, किसी को रोग भी हो गया है, तो उसके विकारों को दूर करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। प्रयोजनम चास्य स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम च। यानी कि आयुर्वेद के 2 ही प्रयोजन है। पहला प्रयोजन ये रहा, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक है, और दूसरा प्रयोजन क्या हो जाएगा, आतुरस्य 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 विकार प्रशमनम च। अगर मान लो किसी को किसी प्रकार का कोई रोग भी हो गया है, तो उसके रोगों को भी दूर करना। तो 2 है। पहला तो क्या, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण।
ठीक है। और अगर मान लो कोई गलती से किसी को रोग भी हो गया तो उसके रोग को भी दूर करना। तो 2 एम है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा आतुरस विकार प्रशमनम, यानी कि अगर मान लो किसी को किसी न किसी प्रकार का रोग भी हो गया है तो उसके विकारों को दूर करना। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के व्यक्ति को, मतलब जो रोगी है तो रोगी व्यक्ति के रोगों को दूर करना। ठीक है। द पर्पस ऑफ द साइंस ऑफ आयुर्वेदा इज टू प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ द हेल्दी एंड क्योर द डिसीज ऑफ अनहेल्दी। ठीक है, तो जो हेल्दी है तो कोई मान लो स्वस्थ व्यक्ति तो उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना, और अगर मान लो किसी को डिसीज भी हो गई है तो उसके डिसीज को दूर करना। ठीक है, ये 2 मेन एम है आयुर्वेद के। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप आयुर्वेद के स्टूडेंट है, बीएमएस के स्टूडेंट है, और अगर आपको धन्वंतरि जी के बारे में नहीं पता है, चरक के बारे में नहीं पता है, सुश्रुत के बारे में नहीं पता है, वाग्भट के बारे में नहीं पता है, तो धिक्कार है आप। ठीक है, आपको पता होना चाहिए भगवान धन्वंतरि कौन है, आचार्य सुश्रुत, चरक, वाग्भट। ठीक है, बार बार इनका आप नाम सुनेंगे क्योंकि देखो इन्होंने संहिता लिखी है और इनकी संहिताओं से ही बाकी सब आयुर्वेद के सब्जेक्ट बने हुए हैं। ठीक है, चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम धन्वंतरि जी की बात करते हैं। तो आप देखना धन्वंतरि जी कुछ इस प्रकार से विष्णु के अवतार आपको देखने को मिलेंगे। सही बात है, धन्वंतरि जो है किसका अवतार है, ये विष्णु जी का अवतार है। ठीक है, किसका अवतार है, विष्णु जी का अवतार है। अभी अभी दिवाली गई, दिवाली पर सबसे पहला जो दिन होता है दिवाली के टाइम का कौन सा, धनतेरस होता है। तो धनतेरस पर किसकी पूजा करते हैं, धनतेरस पर इनकी ही तो पूजा करते हैं, धन्वंतरि जी की, है ना। माना गया कि जब समुद्र मंथन हुआ था, है ना, तो उसमें जो अमृत निकला था तो धन्वंतरि जी ही कलश में क्या लेकर आए थे, अमृत लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे, अमृत। देख सकते हैं आप उनके हाथ में एक आपको कलश दिखाई दे रहा है और इसमें क्या है, इसमें अमृत है। ठीक है, इसमें अमृत है। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि धन्वंतरि जी की धनतेरस पर, है ना, पूजा करते हैं। तो पूजा करने से क्या होता है, आपको किसी न किसी प्रकार का रोग नहीं होता है ना, आरोग्यता बनी रहती है। और साथ में धनतेरस के दिन बर्तन भी खरीदते हैं क्योंकि बर्तन खरीदना क्या होता है, शुभ होता है। आप देखना किसी मतलब किसी किसी प्रकार कुछ चीज को खरीदते हैं, क्यों, क्योंकि देखो क्योंकि अमृत लेकर आए थे किसमें, कलश में, बर्तन में, इसीलिए बर्तन खरीदना क्या मानते हैं, शुभ मानते हैं। अगर आप कुछ नहीं खरीदे तो कम से कम एक बर्तन खरीद लो। ठीक है, तो ऐसा बोला गया है। ठीक है, चलिए और इनको 4 भुजाओं वाला बोलते हैं, इनको धन्वंतरि जी को 4 भुजाओं वाला भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इनकी आपको 4 भुजाएं दिखाई दे रही है। एक भुजा में आपको शंख दिखाई दे रहा है, एक में आपको अमृत दिखाई दे रहा है, एक में आपको आयुर्वेद का ग्रंथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एक आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, जड़ी बूटी दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए और